जी कैफ और आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर 44 बैठ जाए भाई, बैठ जाए, असाइनमेंट करके आया करें। चैप्टर 10 चैप्टर जो हमारा रिलेट कर रहा है एजेंसी रिलेशनशिप में। कल के लेक्चर में हमने बेसिक कंसेप्ट स्टडी किए कि एजेंट क्या है, कौन होता है, प्रिंसिपल कौन होता है, और अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो इसमें एजेंट की पोजीशन क्या होती है और प्रिंसिपल की पोजीशन क्या होती है। जिसमें हमने ये स्टडी किया था कि जब कभी कोई एजेंट थर्ड पार्टी के साथ एग्रीमेंट करता है प्रिंसिपल के बिहाफ पे, तो असल में वो कॉन्ट्रैक्ट लीगली अगर फिजिकली देखा जाए तो बज़ाहिर वो कॉन्ट्रैक्ट एजेंट और थर्ड पार्टी आपस में कर रही हैं, लेकिन लीगली चूंकि एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम कर रहा होता है, इसीलिए वो जो कॉन्ट्रैक्ट है लीगली प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के दरमियान में होता है, और अगर उसकी कोई वायलेशन वगैरह हो एजेंट लायबल नहीं होता नॉर्मली। ये हमने कल के लेक्चर में ये कंसेप्ट स्टडी किए थे। फिर इसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स भी पढ़ी थी जिनमें एजेंट को अपॉइंट किया जाता है, जैसे उसमें रेंट कलेक्शन की एग्जांपल थी, जैसे उसमें एम्प्लॉय की एग्जांपल थी, किसी को बिजनेस में एम्प्लॉय रखा जाए तो वो एजेंट होता है, और एक और एग्जांपल थी सेल करने के लिए, कोई अगर प्रॉपर्टी सेल करनी है तो उसके लिए भी एजेंट को अपॉइंट किया जाता है। तो कुछ एग्जांपल थी और बेसिक कंसेप्ट थे जिसकी बेस पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 हमने कंप्लीट किया था, और इसकी कुछ क्वेश्चंस मैंने आपसे प्रैक्टिस करने के लिए कहा था। उन क्वेश्चंस को अब हम क्लास में डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कंसेप्ट जो कल हमने डिस्कस किए थे पूरे तरीके से आपको समझ आए कि नहीं आए। स्टार्ट करें जी। चलिए पहला क्वेश्चन, पाशा। अच्छा, इसमें जो एग्जांपल यूज किए ना उसने नॉर्मली पी से जो नाम शुरू होता है वो प्रिंसिपल को इंडिकेट कर रहा होता है, ए से जो नाम शुरू होता है वो एजेंट को, और जो टी से नाम शुरू हो रहा होता है वो थर्ड पार्टीज को इंडिकेट कर रहा होता है। लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये वैसे ही आपको बता दिया, वरना हम क्वेश्चन में उसके जो फैक्ट्स है उसकी बेस पर डिसीजन करेंगे कि कौन एजेंट है और कौन प्रिंसिपल है। पाशा पॉइंट्स आजम टू बाय 10 bags of sugar on his behalf. Discuss the nature of relationship between पाशा एंड आजम। पाशा ने एक पर्सन को अपॉइंट किया कि वो उसके बिहाफ पे कोई काम करे, कोई भी काम करे, इसे लेना देना नहीं हमारा, कोई भी काम उसके बिहाफ पे कोई काम करने के लिए अपॉइंट कर दिया, तो इसका मतलब है दोनों में जो रिलेशनशिप है वो कौन सा है, एजेंसी रिलेशनशिप। इस एजेंसी रिलेशनशिप में प्रिंसिपल कौन है और एजेंट कौन है, आजम। क्लियर, कोई प्रॉब्लम। क्वेश्चन 2, पाशा अपॉइंट्स आजम टू बाय 10 bags of sugar on his behalf. पाशा ने आजम को अपॉइंट किया कि वो उसके बिहाफ पे 10 बैग शुगर के बाय करे। If in pursuance of the contract of agency, Azam purchases the bags of sugar from तारिक। आजम ने तारिक से बैग्स ऑफ शुगर परचेज किए, ए होलसेल डीलर इन शुगर ऑन क्रेडिट, उधार पे। इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फर्ज कीजिए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुई। अच्छा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या हुई ये नहीं बता रहा, मे बी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये हुई हो कि तारिक ने ड्यू डेट पे गुड्स को सप्लाई नहीं किया, या मे बी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये हो कि तारिक ने सप्लाई कर दिया लेकिन ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं हुई। ये बहरहाल उसने नहीं, लेकिन रिक्वायरमेंट देखते हैं, रिक्वायरमेंट में क्लियर करेगा। हु कैन सू तारिक। अच्छा, हु के इस इंग्लिश का मतलब क्या है, कौन तारिक को सू कर सकता है, ये मतलब है कि ये मतलब है तारिक किसको तारिक सू कर सकता है, कौन तारिक को सू कर सकता है। यानी इसका मतलब है अब ये इसमें ब्रीच हो रही है तारिक की तरफ से, तो बताइए पाशा और आजम में से कौन सू कर सकता है, पाशा सू कर सकता है, क्योंकि बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हुआ था, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ये पाशा और तारिक के दरमियान में हुआ था, आजम और तारिक के दरमियान में नहीं हुआ था, पाशा और तारिक के दरमियान में। तो इसमें जो केस फाइल कर सकता है तारिक के खिलाफ कौन कर सकता है, पाशा। लेकिन देखिए आपको पता है एजेंसी का रूल होता है, किसी को एजेंट अपॉइंट कर दे तो जिस काम के लिए अपॉइंट कर दिया वो काम वो पर्सन कर सकता है। तो जिस तरह ट्रांजैक्शन करने के लिए पाशा ने आजम को एजेंट अपॉइंट किया था, उसी तरह अगर लीगल केस फाइल करने के लिए पाशा आजम को अपॉइंट कर दे तो उस सूरत में आजम भी लीगल एक्शन ले सकता है तारिक के खिलाफ। क्लियर हुई है बात। लेकिन बेसिक पहले आपने आंसर क्या देना कि मेन पार्टी इसका राइट है वो केस फाइल करे। फिर उसके बाद अगर वो किसी को, इवन अगर वो पाशा की बजाय, ये पाशा आजम की बजाय किसी और को भी एजेंट बना के कह देना कि तुम केस फाइल करो, तो वो तीसरा बंदा जो दूसरा एजेंट होगा वो भी लीगल एक्शन ले सकता है पाशा के बिहाफ पे तारिक के खिलाफ। यानी पाशा अगर आजिम की बजाय, आजिम को कहा तुम एग्रीमेंट करो और बदर को कहा ब्रीच के तुम केस करो, तो क्या ऐसा हो सकता है, एग्रीमेंट एक एजेंट कर रहा हो और लीगल एक्शन दूसरा एजेंट ले रहा हो, क्या ऐसा पॉसिबल है? यस, ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि बैकएंड पे पाशा है और एग्रीमेंट हो भी पाशा के साथ रहे हैं लीगली, और लीगल एक्शन भी पाशा ही ले रहा है थ्रू एजेंट्स। बी, अगेंस्ट हुम कैन तारिक टेक लीगल एक्शन। इसका क्या मतलब, अब तारिक ने लीगल एक्शन लेना है, तारिक किसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकता है? पहले आपने लिखा है पाशा के, और पाशा के खिलाफ ही ले सकता है,
एजेंट के खिलाफ तो ले नहीं सकता लीगल एक्शन, क्यों भला? एजेंट का लेना देना ही कोई नहीं है, उसने तो सिर्फ पाशा के बिहाफ पे काम किया है। हाँ, एक दो एक्सेप्शंस ऐसी हैं जिनमें एजेंट भी लायबल हो सकता है, लेकिन नॉर्मली जनरली एजेंट लायबल नहीं होता। हाँ, एक दो एक्सेप्शन है, मे भी एक आधी एक्सेप्शन हम आज ही पढ़ लें जिनमें एजेंट भी लायबल हो, मतलब नॉर्मली एजेंट लायबल नहीं होता। क्लियर होगी ये बात? तो बताइए फिर तारिक किसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकता है? पाशा के खिलाफ। एजेंट के खिलाफ तो नहीं ले सकता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही पाशा और तारिक के दरमियान में था। क्लियर जी? पूछिए क्या क्वेश्चन है? पाशा बाद में एजेंट से रिकवरी कर सकता है, प्रिंसिपल बाद में एजेंट से रिकवरी कर सकता है। एजेंट की ब्रीच की वजह से पाशा को पे करना पड़ा। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि सर अगर, अच्छा ये क्वेश्चन तो समझ आ गया ना। इन्होंने क्वेश्चन में से एक ऐसा कंसेप्ट निकाला जो मैंने आज समझाना है, अभी समझाया नहीं, समझाना है। उन्होंने कहा सर जी नहीं कोई बात नहीं, इनका क्वेश्चन सुन लें। इनका ये क्वेश्चन ये है, सर अगर पाशा को कहा, अगर आजम ने, गौर से सुनेगा, अच्छा सिर्फ क्वेश्चन आपके दिमाग में छोड़ूंगा, अभी जवाब नहीं उसका देना, जवाब थोड़ी देर के बाद, सिर्फ क्वेश्चन। सर पाशा ने आजम को कहा शुगर के 10 बैग खरीदो, अगर आजम शुगर के 10 बैग की बजाय वीट के 10 बैग खरीद ले, शुगर के 10 बैग की जगह पे, तो क्या होगा? बल्कि डिस्कस कर लेते हैं, पढ़ाई देता हूं आपके साथ। सुनिए, अगर पाशा ने आजम को कहा 10 बैग शुगर के खरीदो, वो आजम तारिक के पास जाके 10 बैग वीट के खरीद लाया, या यूं कह ले 15 बैग शुगर के खरीद लाया, 15 बैग शुगर के खरीद लाया। इसको लीगल लैंग्वेज में कहते हैं एजेंट एक्सीडेड इट्स अथॉरिटी। इसको लीगल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? एजेंट एक्सीडेड इट्स अथॉरिटी। क्या मतलब? अगर प्रिंसिपल ने कुछ और कहा हो, एजेंट कुछ और कर दे, इसको लीगल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? एजेंट एक्सीडेड इट्स अथॉरिटी। पाशा ने कहा 10 बैग खरीदो, एजेंट 15 खरीद लाया, इसको क्या कहते हैं? एजेंट एक्सीडेड इट्स अथॉरिटी। इसमें पाशा का स्टेटस क्या है, इसमें आजम का स्टेटस क्या है, इसमें तारिक का स्टेटस क्या है, ये डिपेंड करता है एक चीज के ऊपर। ये डिपेंड, गौर से सुनिएगा, आज के लेक्चर का सबसे अहम पॉइंट है, ऐसे ही बिला वजह उसको छोड़ के इस कंसेप्ट की तरफ नहीं मैं लग गया। आज के लेक्चर का सबसे अहम पॉइंट, अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करे तो उसका लीगल इंपैक्ट, लीगल इंप्लीकेशन क्या होगी, डिपेंड। अच्छा, इसमें तो हम सारे एग्री करते हैं ना कि अगर इसको 10 कहा था और 15 खरीद लाए, इसकी तो ठुकाई होनी चाहिए, इसकी तो लायबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है? इसे एग्री करते हैं ना। 10 कहा था 15 कर लाया, ये केस स्टडी होम असाइनमेंट थोड़ी है कि 10 क्वेश्चन कहा 15 कर लाए तो शाबाश मिलेगी, है? केस स्टडी होम असाइनमेंट थोड़ी है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट है लीगल। ये तो जैसा प्रिंसिपल कहे, एजेंट का फर्ज है उसकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक काम करे। तो एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया, अब क्या होगा? डिपेंड करता है क्या थर्ड पार्टी को एक्सीडिंग अथॉरिटी का पता था कि नहीं पता था? थर्ड पार्टी को एक्सीडिंग अथॉरिटी का पता था कि, यानी अगर थर्ड पार्टी को पता हो, फर्ज कीजिए तारिक को पता था कि पाशा ने आजम को 10 बैग कहा हुआ है और ये मेरे से 15 लेके जा रहा है उसका नाम लेके, अगर एक्चुअल अथॉरिटी का पता था थर्ड पार्टी को, तो फिर यानी थर्ड पार्टी को पता था अपनी अथॉरिटी से एक्सीड कर रहा है, थर्ड पार्टी को एक्चुअल अथॉरिटी का पता था और ये पता था अपनी अथॉरिटी से एक्सीड कर रहा है, तो फिर प्रिंसिपल थर्ड पार्टी को लायबल नहीं, थर्ड पार्टी प्रिंसिपल के खिलाफ एक्शन नहीं। इस सूरत हाल में प्रिंसिपल सिर्फ 10 बैग की पेमेंट करने के लिए लायबल है, 5 बैग की पेमेंट प्रिंसिपल, क्यों? थर्ड पार्टी को पता था, तो फिर 5 बैग की पेमेंट ये थर्ड पार्टी किससे लेगी? एजेंट से। बात समझ आई? दूसरा केस, अगर थर्ड पार्टी को नॉलेज नहीं था कि एजेंट अथॉरिटी से एक्सीड कर रहा है, थर्ड पार्टी को नॉलेज नहीं था एजेंट अथॉरिटी से एक्सीड कर रहा है, तो उस सूरत में ये तो तारिक यही समझेगा ना कि उसको 15 का ही ऑर्डर मिला है, तो प्रिंसिपल लायबल है। प्रिंसिपल 15 बैग की पेमेंट तारिक को करेगा, हाँ, फिर लेकिन फिर क्या करेगा? इसका मतलब है एजेंट अगर अपनी, वो से बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, बहुत टेक्निकल पॉइंट, अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करे, एजेंट तो हर केस में लायबल है ही है,
प्रिंसिपल लायबल है कि नहीं थर्ड पार्टी को, ये डिपेंड करता है कि थर्ड पार्टी को पता था कि नहीं पता था। अगर थर्ड पार्टी को नहीं पता था तो प्रिंसिपल लायबल है, फिर एजेंट लायबल होगा वाया प्रिंसिपल। लेकिन अगर थर्ड पार्टी को नॉलेज था कि एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड कर रहा है तो फिर प्रिंसिपल लायबल नहीं है, फिर एजेंट लायबल होगा डायरेक्ट थर्ड पार्टी को। लॉ इस सूरत में कहता है कि थर्ड पार्टी को हम इसे जुर्म का हिस्सा समझेंगे कि जानबूझ के उसने ट्रांजैक्शन की जो कि गलत है। भाई ये बात समझ आ रही है कि नहीं आई? एजेंट एक्सीडेड इज अथॉरिटी का मतलब क्या है कि जितना काम कहा उसके खिलाफ किया। भाई समझ आई? अच्छा मुझे नहीं लगता समझ आई होगी, वैसे इसको और मुश्किल कर दें, देखते हैं आपका दिमाग कितना चलता है। ये जो एक्सीडेड हिज अथॉरिटी है ना, इससे ये जहन में कंसेप्ट बैठ जाता है जो बाज़ औक़ात गलत होता है कि हमेशा ज्यादा वाला जब होगा ना अमाउंट तब एक्सीडेड अथॉरिटी वाला केस आएगा। नहीं नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट वेरी करता है। अगर हम किसी को कहें कि भैया मेरे को प्लाट खरीदना है तो मुझे इस एरिया में 1 कनाल का प्लाट जो है वो 5 करोड़ में खरीद दो, ठीक है, ये भाईजान 6 करोड़ में डील करा देते हैं। मैंने कहा था 5 करोड़, ये क्या है एक्सीडेड, तो कितने से एक्सीड किया? 1 करोड़ से। अब अगर मैंने इन्हें कहा कि बेच दो और 5 करोड़ में बेचना, इन्होंने 3 करोड़ में बेच दिया, क्या ये एक्सीडेड हिज अथॉरिटी है? लेकिन इसमें तो अमाउंट कम है, ज्यादा थोड़ी है। एक्सीडेड हिज अथॉरिटी का मतलब अमाउंट एक्सीड होने से नहीं है, एक्सीडेड अथॉरिटी का ताल्लुक इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ना करने से है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी से है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ना करने से। ये बात समझ में आई? ये ना कहीं 5 का बेचने को कहा था, उसने 3 का बेच दिया तो मैंने कहा 2 करोड़ अब एजेंट जेब से देगा। स्टूडेंट कहने लगा सर ये तो उसने अथॉरिटी से डाउन गया है, एक्सीड थोड़ी किया। तो बताइए ये 5 करोड़ की चीज कहे वो 3 करोड़ की बेच दे, अथॉरिटी से एक्सीड किया कि नहीं किया? किया है, किया है। क्योंकि एक्सीड करने का मतलब अमाउंट ज्यादा होना नहीं है, एक्सीड करने का मतलब इंस्ट्रक्शन को फॉलो ना करना। अगर प्रिंसिपल को बेनिफिट मिल रहा हो, अभी पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे। अब ये सारे कंसेप्ट थोड़ी बढ़ा देने हैं इसी क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में इतना भी पता, इस क्वेश्चन के थ्रू अगर आपको एजेंट एक्सीडेड अथॉरिटी का कंसेप्ट समझ आ गया तो इस क्वेश्चन का हक अदा हो गया। भाई समझ आ गया आपको? चलिए आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन 3। Azam an adult entered into a contract on behalf of Parveen, a minor। यानी इसमें एजेंट कौन है और प्रिंसिपल कौन है? विद तारिक, तारिक के साथ एग्रीमेंट किया। इफ देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट whom can तारिक सू। अच्छा एक मिनट है, पहले मुझे इंग्लिश समझने दे। whom can तारिक सू का मतलब क्या है? तारिक के कौन तारिक को सू कर सकता है? अच्छा अगर होता हु कैन तारिक सू, हाँ मेरी इंग्लिश थोड़ी जरा वीक है तो मैंने कहा आपसे क्लियर करके। अगर तो हुम कैन तारिक सू, क्या बताया था आपने? तारिक किसको सू कर सकता है? डेफिनेटली परवीन, प्रिंसिपल है परवीन, माइनर है, हाँ माइनर तो हाँ याद आया, जॉइंट एग्रीमेंट, माइनर नॉट लायबल। अच्छा इसका मतलब है वो जो भी एक्सेप्शन की बात हो रही थी आगे सामने, अभी क्या बात कर रहे थे हम कि नॉर्मली एग्रीमेंट होते हैं तो प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के दरमियान में होते हैं, उसमें ऊंच नीच हो जाए तो प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी लायबल होते हैं, एजेंट नहीं। लेकिन मैंने कहा था इसकी 1-2 एक्सेप्शन हैं, तो उसकी एक एक्सेप्शन आगे सामने कि अगर प्रिंसिपल माइनर हो एजेंट इज पर्सनली लायबल। अगर प्रिंसिपल माइनर हो, भाई यही कंसेप्ट आ गया ना, नॉर्मली लायबल नहीं होता एजेंट, लेकिन माइनर अगर प्रिंसिपल, क्योंकि कल हमने पढ़ा था कि प्रिंसिपल को कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, यहां पे प्रिंसिपल कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो फिर इसका मतलब है ये क्या ज्यूम किया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट किसके दरमियान में है? क्योंकि माइनर तो आपको पता है कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, तो इसका मतलब है अब माइनर के बाद कौन फंसेगा? एजेंट। भाई ये समझ आ गया आपको? ठीक, हाँ शाबाश ये भाईजान का। उन्होंने कहा अगर प्रिंसिपल और एजेंट दो, अच्छा पहले मुझे ना ये कंसेप्ट जो सिखाना चाह रहे हैं पहले मैं तसल्ली कर लूं, वो आपने सीख लिया कि नहीं सीख लिया? कि अगर प्रिंसिपल माइनर हो तो फिर प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा, एजेंट लायबल होगा। क्लियर?
इन भाईजान के एक स्टेप आगे गए, उन्होंने कहा सर प्रिंसिपल भी माइनर और एजेंट भी माइनर, कॉन्ट्रैक्ट वाइड होगा, वो कंसेप्ट आ जाएगा पोजीशन ऑफ माइनर वाला, ठीक है ना। अगला सवाल नहीं पूछना, अगला सवाल नहीं पूछना। हाँ तारिक में यही पूछने लगा था यही सवाल। अच्छा, जब हम कहते हैं ना माइनर नहीं हो सकता, इससे मुराद ये नहीं होता कि ये फैक्चुअली इम्पॉसिबल है, नहीं नहीं, इससे मुराद है कि होना नहीं चाहिए उसको। अगर वो हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट कर तो सकता है, तो फिर एजेंट लायबल होगा, एजेंट लायबल होगा, ठीक है। हम ये नहीं कहते हो ही नहीं सकता, मतलब एक होता है लीगली इम्पॉसिबल होना, एक होता है फैक्चुअली इम्पॉसिबल होना। जब कहते हैं कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो इससे मुराद है लीगली नहीं कर सकता, फिजिकली तो वो कर सकता है, किसी के साथ कॉन्टैक्ट कर ले, तो उसका लीगल स्टेटस नहीं कोई होगा। क्लियर हो रही है बात? जी जी पूछिए, शाबाश। अगर आपने बताया कि प्रिंसिपल जो था वो माइनर था, तो इसमें एजेंट इटसेल्फ लायबल होता है। जी जी, क्या एजेंट से रिकवरी करवा सकता है माइनर की प्रॉपर्टी के, जैसे हमने पढ़ा था कि फिर माइनर की प्रॉपर्टी से रिकवरी हो सकती है? नहीं नहीं, वो रिकवरी तो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ के केस में हो सकती है। नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, इनका क्वेश्चन ये है कि क्या एजेंट पर्सनली लायबल है, अगर तो क्या वो जो माइनर प्रिंसिपल है उसकी प्रॉपर्टी से रिकवरी कर सकता है? तो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? उसके लिए कंडीशन थी नेसेसिटीज ऑफ लाइफ होना चाहिए, वो नेसेसिटी ऑफ लाइफ हो फिर रिकवर कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। क्लियर है जी? एक मिनट है, मैं उनकी तसल्ली में कर रहा। क्लियर हो गया जी? जी शाबाश शाबाश। ये हाइब्रिड में से जब कोई क्वेश्चन आता है ना, मुझे बड़ी खुशी होती है। हाँ, मुझे एहसास हो जाता है कि कम से कम एक स्टूडेंट है जो उधर बैठा सो नहीं रहा। नहीं वैसे कोई भी नहीं सो रहा था, मजाक में कह रहा हूँ, मजाक में कह रहा हूँ। हाँ, अगर कोई चीज माइनर के पास पड़ी हुई है तो मैंने कहा था प्रॉपर्टी उसकी बेच के रिकवर किया जा सकता है। इससे पहले भी कुछ कहा था कि अगर वो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ हो तो फिर रिकवर कराया जा सकता है। हाँ, वो BMW वाली मिसाल, जिसमें वो जाके BMW ले आया था 16 साल का अपने बाप शुएब का नाम लेके, तो वो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ नहीं थी। हाँ बिल्कुल, तो हमने कहा था वो असल में माइनर की प्रॉपर्टी भी नहीं थी, वो तो उसने वो फॉल्स रिप्रेजेंटेशन वगैरह के जरिए से वो उसी पैसों से जो उसने हासिल किए थे वो गाड़ी ली थी। तो वो गाड़ी बेसिकली कभी माइनर की प्रॉपर्टी थी नहीं, तो जो एजेंट आया था वो अपनी ही चीज वापस लेने आया था। ठीक है, इसी तरह का एक और भी केस अगर आपने कभी टेस्ट किया हो या वॉल्यूम 2 के क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हो, तो उसमें था कि अब कंसेप्ट माइनर के ऊपर जा रहा है तो डिस्कस कर लें, बहाने से कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा। माइनर एक पर्सन के पास गया, ये भाईजान उधार पे पैसे देते थे, माइनर इनके पास गया, कहने लगा देखो मैं तो मेजर हूं, देखो मैं तो मेजर, दिखने में 20 साल का लग रहा है। मैंने कहा 1 लाख रुपया मुझे दो, मुझे असल जरूरत है। 1 लाख रुपया दे दिया। इसने 20,000 रुपये मरी का टूर लगाया, 30,000 की गेम खरीद ली और 50,000 की साइकिल खरीद ली। ठीक है, अच्छा मैंने पहले भी आपसे दरखास्त की थी, मिसाल को समझा करें, उसका ऑपरेशन ना किया करें। जितनी वजह से मिसाल में गलतियां निकालें, इतनी वजह से अगर केस स्टडी अगर पढ़ते हो ना तो पास हो जाए पहले अटेम्प्ट में सारे के सारे इंशाल्लाह। फर्ज कर लें मोटरसाइकिल खरीद ली 50,000 ये, ठीक है। तो अब बताइए, ये माइनर है, क्या वो बंदा पैसे से 1 लाख रुपया निकलवा सकता है? नो। हाँ, लेकिन क्या मोटरसाइकिल और गेम भी तो ले सकता है, गेम भी तो ले सकता है मोटरसाइकिल, यानी लेकिन जो पैसे खा भी गया ये वो रिकवर नहीं आ सकते। ठीक है, इसकी अगर कोई लादा से प्रॉपर्टी है उससे भी रिकवरी नहीं हो सकती, क्योंकि वो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ वाले असूल में रिकवरी होती है प्रॉपर्टी। क्लियर हो गया मेरे भाई? अगर इसी कॉन्ट्रैक्ट में परवीन के लिए आजम ने नेसेसिटीज ऑफ लाइफ खरीदी हो तारीख से, तो फिर नेसेसिटी ऑफ लाइफ वाला रूल लगेगा, फिर वो रिकवरी हो सकती है। माशाल्लाह भाई ने 2 अलग-अलग कंसेप्ट्स को इंटीग्रेट करके केस स्टडी बनाई, शाबाश, बड़ी दूर की बात है। अच्छा, इतनी दूर की बात सोची तो इसका मतलब है सामने के कंसेप्ट्स तो आपको आते ही होंगे ना। एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन की एक्सेप्शन बता दीजिए, बता दे मेरा भाई। कर रहे हैं, अच्छा वो रिवाइज करना है अभी, तो नेसेसिटी ऑफ लाइफ वाला भी तो रिवाइज करने वाला था, नेसेसिटी ऑफ लाइफ। अच्छा ये याद था
अच्छा चले, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया एजेंट एक्सीडिंग अथॉरिटी पर, क्यों ना ऐसे ना करें यार। मैं भाई आप सवाल पूछते हैं, मैंने आज तक कभी कहा ना। वो दूर के सामने की बला जो है वो नजर नहीं आएगी, वो दूर का तिनका नजर आएगा। चले कोई बात नहीं, अच्छी बात नहीं, मैं क्वेश्चन को डिस्करेज नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ पहले फोकस बड़े कंसेप्ट पे करें फिर छोटे। आगे चलते हैं। बहरहाल इस प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा है, एजेंट एक्सीडेंट अथॉरिटी के डिपेंड करता है थर्ड पार्टी को नॉलेज है या नहीं है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 3, स्टेट हु कैन इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट इन फॉलोइंग केसेस एंड अगेंस्ट हुम। कौन इन्फोर्स कर सकता है और किसके खिलाफ? परवीन 25 years old employed Azam 36 year old as her agent to finalize a business deal with Tariq. Azam made the contract on behalf of Parveen with Tariq. अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो, परवीन तारिक के खिलाफ केस फाइल कर सकती है, तारिक परवीन के खिलाफ कर सकता है, और आजम दोनों के खिलाफ नहीं कर सकता। आजम का कुछ लेना। हाँ जी बिल्कुल सर, तो परवीन के बिहाफ पे किया था। बी, Maria 17 years old employed Azam 36 years old as her agent to finalize a business deal with Tariq. Azam made the contract on behalf of Maria with Tariq. तो वही फैक्ट है, सिर्फ प्रवीण को मारिया कर दिया उसने, बाकी तो सारे ये माइनर। ओ हाँ माइनर है। तो इस सूरत में कौन किसके खिलाफ एक्शन ले सकता है? तारिक आजम के खिलाफ एक्शन लेगा, एजेंट, अगर मारिया की साइड से खिलाफ वर्जी हो, और अगर तारिक की साइड से खिलाफ वर्जी हो तो मारिया भी एक्शन ले सकती है। भूल गए, कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट वाइड होता है लेकिन वो उसे इन्फोर्स करवा सकते हैं। ठीक है, तो जब तारिक खिलाफ वर्जी करेगा तो इसके खिलाफ एक्शन मारिया भी ले सकती है और मारिया अपने एजेंट आजम के थ्रू भी। ठीक है, लेकिन अगर मारिया खिलाफ वर्जी करे तो तारिक मारिया के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता बल्कि आजम के खिलाफ लेगा। याद है ना, एक माइनर बेनिफिशियरी हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट में। कोई इशू? 5, स्टेट वेदर एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीच ऑफ ड्यूटीज। अच्छा, ब्रीच ऑफ ड्यूटीज के बजाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिखा होता ना, क्वेश्चन ही सारा बदल जाता। क्योंकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में तो हमें पता है कि एजेंट लायबल नहीं होता, कुछ केसेस, सौ एका दूका केसेस के। लेकिन उसमें ब्रीच ऑफ ड्यूटी का मतलब क्या है कि लगता है उसने एजेंट ने काम ठीक नहीं किया। शाबाश। कह रहा परवीन 25 years old employed Azam 36 years old as her agent to finalize a business deal with Tariq. Azam made the contract on behalf of Parveen with Tariq. इसमें अगर इस ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, अगर इसमें वायलेशन होती है कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन होती है, क्या आजम के खिलाफ ब्रीच ऑफ ड्यूटीज का केस हो सकता है? आजम के खिलाफ, अगर आजम अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करे, आजम अपनी ड्यूटी सही तरीके से परफॉर्म ना करे, उसे कहा था डील किसी और टर्म पे करनी है, वो डील किसी और टर्म पे करा है, उसे कहा था 1 लाख से कम रेंट ना देना, शॉप एग्री ना करना, वो 80,000 पे एग्रीमेंट कर रहा है, क्या आजम लायबल है? अच्छा बताइए, अगर कहा था 80,000 से 1 लाख से कम रेंट एग्री ना करना, ये क्या कि एजेंट को भेजा था, वापस आया एजेंट 80,000 का कॉन्ट्रैक्ट कर लाया, बताइए थर्ड पार्टी, सॉरी ये एजेंट लायबल है कि नहीं? लायबल है, वो तो कंफर्म, क्योंकि अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया। अच्छा बताइए कि अब थर्ड पार्टी कितने पैसे अदा करेगी? 80,000। डिपेंड करता है थर्ड पार्टी को एक्चुअल अथॉरिटी का पता था कि नहीं था। अगर थर्ड पार्टी को पता था कि 1 लाख कहा गया है तो याद रखें उस सूरत में ये एग्रीमेंट बाइंडिंग नहीं है प्रिंसिपल पे, क्योंकि ये एक तरह से समझ लें बदनीयती के ऊपर बेस कर रहा है एग्रीमेंट, कि थर्ड पार्टी को पता था कि 1 लाख से कम पे ये कहा हुआ है प्रिंसिपल ने एग्रीमेंट, और ये मेरे साथ 80,000 पे कर रहा है, तो ये एग्रीमेंट प्रिंसिपल पे बाइंडिंग नहीं। अगर इस सूरत में प्रिंसिपल दुकान को रेंट पे देने से इनकार कर देता है, थर्ड पार्टी किसके खिलाफ एक्शन लेगी? एजेंट के। क्यों एजेंट के खिलाफ? एजेंट ने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया। ये दूसरी एग्जांपल आ गई जब एजेंट पर्सनली लायबल हो गया। एक एग्जांपल थी जब प्रिंसिपल माइनर हो, दूसरी अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करे। और अगर थर्ड पार्टी को नहीं पता था तो फिर ये एग्रीमेंट वैलिड है प्रिंसिपल पे, बाइंडिंग है। प्रिंसिपल 80,000 पे दुकान देने पे मजबूर है, लेकिन फिर प्रिंसिपल क्या करेगा? 20 रिकवर करवाएगा, यानी एजेंट वाया प्रिंसिपल लायबल होगा इस सूरत में। बात समझ आ रही है? आगे चलते हैं नेक्स्ट बी पे।
परवीन 25 years old, employed Asif 15 years old, as her agent to finalize a business deal with Tariq. Asif made the contract on behalf of Parveen with Tariq. अब उसने अगर डिफरेंट टर्म्स के साथ एग्री कर लिया, अब सेम केस 80,000 वाला, 1 लाख क्या के भेजा था, 80,000 पे एग्रीमेंट कराया, एजेंट लायबल है कि नहीं? क्यों नहीं लायबल है? अथॉरिटी से एक्सीड किया, ऐसे ना करें। उसने अपनी ड्यूटीज पूरी नहीं की सही तरीके से, नेग्लिजेंस के साथ काम किया। शाबाश, क्लियर हो गया कंसेप्ट। 6, अरसलान प्रॉमिसेस टू सेल फैसल्स हाउस ऑन हिज बिहाफ। अरसलान ने फैसल से वादा किया कि भाई मैं आपका घर बेच दूंगा, आप बेफिक्र होके जर्मनी जाए। नो कंसिडरेशन विल बी पेड टू अरसलान फॉर हिज सर्विस। कोई कंसिडरेशन पे नहीं की जाएगी अरसलान को इस सर्विस की। इज दिस एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन? नहीं, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वाइड होते हैं। बेलमेंट, गारंटी और एजेंसी के वैलिड होते हैं। ये कहां पढ़ा था हमने? चैप्टर 3 में। कल भी इधर लाइन लिखी हुई है, चैप्टर के अंदर भी लाइन लिखी हुई है इस कंसेप्ट में। चैप्टर 3 में भी पढ़ा था, इधर भी पढ़ा। शाबाश। तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कि वाइड है? हाँ? क्यों? ये तो विदाउट कंसिडरेशन है। शाबाश। गारंटी का, बेलमेंट का और एजेंसी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो विदाउट कंसिडरेशन भी, उसकी कंसिडरेशन में पढ़ा था, एक्सेप्शन में पढ़ा था। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट की एक्सेप्शन में पढ़ा था ना, कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे भी होते हैं जो विदाउट कंसिडरेशन वैलिड होते हैं। कौन से हैं? चैरिटी वाला, कंप्लीटेड गिफ्ट वाला, और जो आईकेएम सबसे ज्यादा पूछता होता है सबसे, हाँ, एग्रीमेंट ऑन अकाउंट ऑफ नेचर, लव एंड अफेक्शन और टाइम बार डेट। शाबाश। और टाइम बार डेट, एग्रीमेंट ऑन अकाउंट ऑफ नेचर, लव एंड अफेक्शन, एग्रीमेंट टू कंपनसेट फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, कंप्लीटेड गिफ्ट, चैरिटी वाला, टाइम बार। बिल्कुल ठीक है, आगे चलते हैं। बस इतने से क्वेश्चन थे। जी, अब चलते हैं हम अथॉरिटीज ऑफ एजेंट की तरफ। एक देखिए, किसी भी दुनिया में किसी भी बंदे को कोई काम दिया जाए ना, उसको कोई ना कोई अथॉरिटी भी देना पड़ती है। अथॉरिटी के बगैर काम नहीं हो। मैं अगर टीए को कहता हूं कि ये कुछ मैटर बोर्ड पे लिखे, तो इसका मतलब है मैं टीए को, हालांकि मैंने कहा सिर्फ ये है कि मैटर लिखे, लेकिन इसके साथ ही साथ मैंने इसको क्या इस चीज की भी इजाजत दी है कि जो मार्कर वहां पे पड़े हुए हैं उनको उठा के लिख भी सकता हूं। मार्कर को इस्तेमाल करने की अथॉरिटी दी है, लेकिन मैंने कहा तो नहीं कि मार्कर इस्तेमाल कर सकते हो, इसलिए कि जो उसे काम कहा उसे करने के लिए ये काम जरूरी है, मार्कर चाहिए। तो इसी तरीके से जब भी किसी को हम कोई टास्क देते हैं कोई काम, उसके साथ कुछ ना कुछ पावर्स भी देते हैं, अथॉरिटी भी देनी होती है। अथॉरिटी के बगैर कोई भी बंदा काम नहीं कर सकता। तो इसी तरह एजेंट को जब अपॉइंट किया जाता है, तो आपके ख्याल में क्या सिर्फ ये कहा जाता है कि भाई तुमने ये काम करना है, कि इसको काम करने के सिलसिले में जो चीजें जरूरी हैं, जो उसकी अथॉरिटी है, वो भी उसको बताई जाती है? वो भी बताई जाती है ना। जैसे अगर हम उसे कहे कि भाई ये घर बेच दो, उसके साथ ये भी बताना चाहिए कि किस प्राइस पे बेचना है। ठीक है, कि कम से कम फॉर एग्जांपल 50 लाख का बेचो, 60 लाख का कहना, 60 और 50 के दरमियान में एग्रीमेंट, 50 से नीचे ना जाना। अथॉरिटी, तो अथॉरिटीज ऑफ एजेंट से मुराद है कि हमने एजेंट को कोई भी जो टास्क दिया है उसको पूरा करने के लिए एजेंट के पास क्या क्या अथॉरिटी है, एजेंट के पास क्या क्या अथॉरिटी, यानी क्या क्या काम हमने उसे करने की इजाजत दी है। रूल ये होता है कि एजेंट को जो भी अथॉरिटी दी गई है, एजेंट ने अपनी अथॉरिटी के अंदर रहते हुए काम करना है। अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी से बाहर जाए तो वो उन एक्ट्स के लिए खुद जिम्मेदार होगा, प्रिंसिपल जिम्मेदार नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अब इसमें दो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। एक तो ये होता है कि अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करे तो सारी की सारी ट्रांजैक्शन के लिए खुद लायबल है कि एक्सेस पार्ट के लिए? हाँ, वो नॉर्मली एक्सेस पार्ट के लिए, लेकिन बाज़ औक़ात एक्सेस पार्ट को अलहदा से हम नहीं कर सकते। जैसे हमने उसे कहा कि ब्लैक गाड़ी खरीदना, उसने वाइट गाड़ी खरीद दी। अब इसमें तो अथॉरिटी से एक्सीड किया, तो इसमें एक्सेस आप कैलकुलेट नहीं कर सकते कितना एक्सेस है, तो ये पूरी ट्रांजैक्शन ही हमारी वाइड हो गई, ये एजेंट खुद जिम्मेदार होगा। लेकिन बेसिक कंसेप्ट क्या है कि एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करे तो एक्सेस पार्ट के लिए खुद लायबल होगा। इसका मतलब है जब कभी हम किसी के साथ किसी को एजेंट अपॉइंट करें तो उसे अथॉरिटी बता देनी चाहिए, बता देनी चाहिए।
अच्छा, अगर अथॉरिटी बता दी जाए, अगर अथॉरिटी बता दी जाए उसे कहते हैं एक्सप्रेस अथॉरिटी, और अगर अथॉरिटी ना बताई जाए तो इसका यह मतलब नहीं होता कि इसको कोई अथॉरिटी है ही नहीं। इसका यह मतलब नहीं होता कि इसकी कोई अथॉरिटी, जैसे फर्ज कीजिए मैंने टीए से कहा कि आके यहां पे कुछ मैटर लिखें, अब मैं आगे कुछ भी नहीं बताता, क्या इनके पास अथॉरिटी है कि ये वहां साइड पे जो मार्कर पड़े हुए हैं उनको यूज कर लें? क्योंकि अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए इनके पास ये अथॉरिटी होना लाजिम है। और अगर वो मार्कर देखे कि इसमें कोई इंक नहीं है तो क्या मेरे बिहाफ पे ये जाके हमारे जो डिपार्टमेंट है, स्टोर डिपार्टमेंट है, उसमें जाके कह सकते हैं कि इसमें इंक रिफिल कर दें? अच्छा, हालांकि मैंने उन्हें इंक रिफिल करवाने की अथॉरिटी तो नहीं दी थी, लेकिन ये मेन टास्क करने के लिए, ड्यूटी पूरी करने के लिए ये एक्ट जरूरी था। तो अल्लाह कहता है ये भी हम समझेंगे इसको अथॉरिटी है, यानी जो जो एक्ट वो टास्क पूरा करने के लिए जरूरी हुआ ये एज्यूम किया जाएगा कि वो उसकी अथॉरिटी में शामिल है। इसे कहते हैं इंप्लाइड अथॉरिटी। इंप्लाइड अथॉरिटी वो अथॉरिटी होती है जो कि किसी भी एक्ट को करने के लिए जरूरी हो, और जब आप किसी को वो एक्ट कह देते हैं ना तो एज्यूम किया जाता है उसके पास वो अथॉरिटी है, उसके पास वो अथॉरिटी है। आप अगर ये इंप्लाइड अथॉरिटी जो बेसिकली लॉ देता है, लॉ ने कैसे इंप्लाइड अथॉरिटी दी? लॉ ने कहा जब आप किसी को कोई ड्यूटी देते हैं ना तो उसको ड्यूटी को पूरा करने के लिए जो जो जरूरी एक्ट है, जो जो जरूरी एक्ट्स हैं दिया जाएगा, तो आपने वो भी उसको दे दिया। ये है इंप्लाइड अथॉरिटी, क्योंकि आपने स्पेसिफिकली नहीं कहा कुछ, लॉ ने एज्यूम किया हुआ है, इस वजह से वो सारी अथॉरिटी मिल गई इसको। फर्ज कीजिए हम इस एम्प्लॉयड अथॉरिटी को, टास्क तो देना है उस एजेंट को, लेकिन हम इस एम्प्लॉयड अथॉरिटी को कम या ज्यादा करना चाहते हैं, इस एम्प्लॉयड अथॉरिटी को रिस्ट्रिक्ट या एक्सपेंड करना चाहते हैं। क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। इसको फिर कहते हैं एक्सप्रेस अथॉरिटी। एक्सप्रेस अथॉरिटी वो है जो प्रिंसिपल स्पेसिफिकली देता है, और एम्प्लॉयड अथॉरिटी वो जो के लॉ ने दी। ठीक है, जैसे फर्ज कीजिए मैंने अगर किसी डीलर से ये कहा कि आप मेरा घर बेच दीजिए, 50 लाख से कम पे नहीं बेचना, ठीक है। डीलर ने महीने बाद मुझे कहा सर 2000 रुपया तो दे दें। मैंने कहा 2000 रुपया किस चीज का? उसने कहा सर कुछ लोग आए थे, आपको उनका घर विजिट करवाया, आने जाने का पेट्रोल का खर्चा। मैंने कहा भाई ये मैंने तुम्हें कब कहा था कि आना जाना है? ठीक है, पेट्रोल खर्च करने का तो मैंने नहीं अथॉरिटी दी थी तुम्हें कि तुम ट्रैवलिंग कर सकते हो, खर्चा कर सकते हो, बिल पे नहीं करूंगा। बताइए क्या ये आना जाना, पेट्रोल का खर्चा करना, क्या ये अथॉरिटी में शामिल था? जब मैंने उसे कहा घर पे, क्यों बता? क्योंकि ये जरूरी है, जरूरी है भाई। किसी कस्टमर को 10, 12, 15, 20 कस्टमर को दिखाए बगैर तो कोई चीज नहीं ना बिकती। तो क्या आप समझते हैं जब मैंने ये ड्यूटी लगाई कि घर बेचना है तो इससे रिलेटेड जो जो जरूरी एक्ट है, जरूरी काम है, वो उसके पास अथॉरिटी आ गई कि वो काम करे। अच्छा, मैंने नहीं कहा था, लेकिन लॉ ने ये कहा हुआ है कि जरूरी एक्ट अथॉरिटी का हिसाब समझे जाएंगे। ये कौन सी टाइप ऑफ अथॉरिटी है? इंप्लॉयड अथॉरिटी। और अगर मैंने क्लियरली उसे कहा हो, क्लियरली कि भाई ऐसा करो, सिर्फ इतवार वाले दिन आके विजिट करवाना कस्टमर को, ठीक है। जो भी कस्टमर घर देखना चाहे इतवार वाले दिन जो है, और एक ही दफा एक गाड़ी बुक करना और सबको ले आना, जो जो भी विलिंग होगा। अब ये मैंने अथॉरिटी उसको दी, ये कौन सी अथॉरिटी है? एक्सप्रेस अथॉरिटी। ठीक है, तो एम्प्लॉयड अथॉरिटी तो अप्लाई होती ही होती है, उसके साथ एक्सप्रेस अथॉरिटी भी हो सकती है। हम एक्सप्रेस अथॉरिटी के जरिए से एम्प्लॉयड अथॉरिटी को रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं, एक्सपेंड भी कर सकते हैं। इस केस में मैंने एम्प्लॉयड अथॉरिटी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप बाकी दिनों में विजिट करवाने के लिए नहीं ला सकते। कब लेके आएंगे? सिर्फ संडे को। तो एक्सप्रेस अथॉरिटी के जरिए, यानी प्रिंसिपल के चाहे तो एम्प्लॉयड अथॉरिटी को बढ़ा भी सकता है। प्लस का मतलब क्या है? बढ़ा भी, और माइनस का मतलब क्या है? रिस्ट्रिक्ट भी कर सकता है, रिस्ट्रिक्ट भी कर सकता है। अगर मैं एजेंट को कह दूं कि भाई खबरदार किसी को घर में नहीं लेके आना, घर में फैमिली मेंबर्स वगैरह है, किसी को घर नहीं लेके, ये मैंने वीडियो बनाई हुई है, जो देखना चाहे बस उसको वीडियो दिखा दो, पसंद आए तो ठीक है, नहीं पसंद आए तो कोई मसला नहीं है, उसको कहना पार्क। अब देखें, हालांकि एम्प्लॉयड अथॉरिटी थी एजेंट के पास, लेकिन मैंने स्पेसिफिकली उसे कम कर, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो क्या ये रिस्ट्रिक्शन अप्लाई होगी? यस, अप्लाई होगी। ये फर्क नजर समझ आया? इसीलिए हम प्रैक्टिकली कहते हैं कि जो एजेंट की एक्चुअल अथॉरिटी है ना, एक्चुअल अथॉरिटी इज इक्वल टू एम्प्लॉयड अथॉरिटी प्लस माइनस एक्सप्रेस अथॉरिटी।
ये आपके कोई 50 केस स्टडी में ये क्वेश्चन काम आएगी, और सिर्फ एजेंट वाली केस स्टडी में नहीं बल्कि पार्टनरशिप की केस स्टडी में भी काम आएगी। कौन से वाली इक्वेशन? एक्चुअल अथॉरिटी इज इक्वल टू इंप्लॉयड अथॉरिटी प्लस माइनस एक्सप्रेस अथॉरिटी। ये आपकी सोच से ज्यादा अहम इक्वेशन है। एक्चुअल अथॉरिटी इज इक्वल टू इंप्लॉयड अथॉरिटी प्लस माइनस एक्सप्रेस अथॉरिटी। एक्सप्रेस अथॉरिटी क्लियर हुई ये बात? आगे चलते हैं। तो आज के लेक्चर में दो सबसे अहम कंसेप्ट जो हमने सीखे वो ये कि अगर एजेंट एक्चुअल अथॉरिटी से एक्सीड करे तो वो खुद लायबल होता है। खुद तो लायबल होता है वाया प्रिंसिपल के डायरेक्ट थर्ड पार्टी को। ये डिपेंड करता है उसे थर्ड पार्टी को नॉलेज था कि नहीं था। ये तो सबसे अहम कंसेप्ट है। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे बहुत अहम कंसेप्ट जो बेतहाशा केस स्टडी में हमारे काम आएगा वो ये इक्वेशन है कि एक्चुअल अथॉरिटी इज इक्वल टू इंप्लॉयड अथॉरिटी प्लस माइनस एक्सप्रेस अथॉरिटी। ठीक है। इंप्लॉयड अथॉरिटी की डेफिनेशन क्या है? अथॉरिटी विच इज नेसेसरी टू कंप्लीट अ ड्यूटी। अच्छा, लॉ ने ये जनरल डेफिनेशन दी है, कहता है ये फिर केस टू केस वेरी करेगी, हालात और वाकयात के मुताबिक देखा जाएगा कि इसमें कोई टास्क जरूरी था कि नहीं था। किसी को एसी रिपेयर करने की ड्यूटी लगाई, किसी को पढ़ाने की ड्यूटी लगाई, किसी को कैमरा पे बैठा, तो इनकी इंप्लॉयड अथॉरिटी में क्या क्या चीजें शामिल है ये नेचर ऑफ सर्विस पे डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ गुड पे डिपेंड कर रहा है। चलिए, एसी करने वाला, एसी रिपेयर करने वाला, उसके बाद उसको सैंपल बेस पे थोड़ी देर चला के देख सकता है सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। हमने तो उसे चलाने के वो हम आगे कमरे में देखा एसी चला के बैठा हुआ स्कूल से, हमने कहा तेरी खैर तुझे इसलिए थोड़ी बुलाया था। ओके, नहीं सर मैं चेक कर रहा हूं। मैंने कहा ना ना ना, ये आधा घंटा जो तुम बैठे हो या 15 मिनट बैठे हो इसका बिल दो। क्या हम कहेगा नहीं सर ये इंप्लॉयड अथॉरिटी में शामिल था। क्या ये इंप्लॉयड अथॉरिटी में शामिल है? बिल्कुल है। और अगर मैं उसे कह दूं कि भाई ठीक करो, मीटर शीटर से चेक कर लो, ऑन ना करना, तो क्या मैं उसकी इंप्लॉयड अथॉरिटी को रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूं एक्सप्रेस अथॉरिटी को? बिल्कुल। एक्सप्रेस अथॉरिटी के जरिए से इंप्लॉयड अथॉरिटी को माइनस भी किया जा सकता है। उस सूरत में अगर वो चेक करता है तो फिर वो अपनी अथॉरिटी को एक्सीड कर रहा होगा। इस सूरत में अगर वो चेक करता है, ऑन करता है, धमाका होता है। ठीक है, क्योंकि मुझे पता था कि पीछे तारे आगे पीछे हुई हुई हैं। तो बताइए वो एजेंट लायबल है कि नहीं? क्यों लायबल है? अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया। लेकिन ये तो इंप्लॉयड अथॉरिटी में शामिल था एक्ट, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड। शाबाश शाबाश, ये केस स्टडी के बेस बन रही है, इसके ऊपर स्ट्रांग रहिएगा। एग्जांपल्स दे रहा है आपको कुछ अथॉरिटी और इंप्लॉयड अथॉरिटी के। कहता है जब आप किसी को कहते हैं ना मेरी ये चीज बेच दे, जैसे किसी को दुकान पे बिठाया, ठीक है, उससे कहा आपने कि हमारी चीजें बेचो, तो उसके पास इंप्लॉयड अथॉरिटी है क्या कि वो प्राइस को निगोशिएट कर सकता है, जरूरी पड़े तो चीजों की पैकिंग कर सकता है, रिपेयरिंग कर सकता है। हमने इधर लाहौर में बैठ के फैसलाबाद मोटरसाइकिलें भिजवाई कि फैसलाबाद में बेचो। अब जिस डीलर को मोटरसाइकिल भिजवाई वो कस्टमर आएगा, उसके साथ निगोशिएशन कर सकता है प्राइस की। अगर जरूरी हो पैकिंग शैकिंग करवाना जरूरी हो तो करवा सकता है। कुछ प्रोडक्ट्स की पैकिंग जरूरी होती है ना, और अगर कोई प्रोडक्ट खराब हो जाए सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए रिपेयरिंग जरूरी हो तो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। क्लियर हुआ? अच्छा, अब एक छोटी सी केस स्टडी सुने, इसमें आपने बताना है एजेंट ने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया कि नहीं किया। ठीक है, दुकानदार अपने एम्प्लॉय को बिठा के गया, एम्प्लॉय ताजा हायर किया था, उसे कहा मैं जरा खाना खा के आ जाऊं तो तुम 2 घंटे के लिए दुकान को संभालना। एम्प्लॉय ने कहा सर बेफिक्र है। दुकानदार बेफिक्र होकर घर चला गया, वापस आया तो देखा आधी दुकान खाली, बड़ा खुश हुआ और कहता तुमने 2 घंटे में आधी दुकान की चीजें बेच दी, वाह वाह तुम तो बड़े कमाल के बंदे हो, लाओ पैसे। उसने कहा पैसे कैसे? दुकान के मालिक ने कहा भाई जो चीजें बेची है उसके पैसे। उसने कहा ना ना सर जी, आपने चीजें बेचने को कहा था, पैसे वसूल करने को नहीं कहा था। तो बताइए अगर किसी को कहे चीजें बेच दो और उसे ये ना बताया जाए कि पैसे भी लेने हैं और वो फ्री में बेचता है, अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया कि नहीं किया? वो एक्सप्रेस अथॉरिटी का इंतजार कर रहा था कि मुझे एक्सप्रेस अथॉरिटी मिलेगी तो फिर मैं पैसे वसूल करूंगा। मुझे चीजें बेचने की एक्सप्रेस अथॉरिटी मिली है, अब मुझे पैसे वसूल करने की अथॉरिटी नहीं मिली। इंप्लॉयड अथॉरिटी थे। शाबाश। रिकवरी होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो चलिए ये समझ में आ गया आपको एक्चुअल इंप्लॉयड अथॉरिटी। अच्छा, ये इतना अहम कंसेप्ट है, मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं इसके साथ दूसरी अथॉरिटी को मिलाऊं, तो मेरा दिल ये कर रहा है कि कुछ केस स्टडीज कर लें हम। ठीक है, कुछ नहीं कोई बात नहीं, टाइम हो गया। एक आधी केस स्टडी
अच्छा चले, एक मिनट, आखिरी क्वेश्चन पढ़ो। चले फिर कल कर लेते हैं इसमें ना मुझे, हाँ नहीं इसमें अभी कोई क्वेश्चन नहीं कर, क्योंकि इसमें ना क्वेश्चन मिक्स हैं। इसमें इस अथॉरिटी के साथ साथ इन दोनों के क्वेश्चंस भी हैं, तो कल हम इनको करेंगे डिस्कस। और फिर इसके बाद असाइनमेंट आज आपकी नहीं है, असाइनमेंट नहीं है। चलिए आज आप याशी करें। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।